देवरिया नमस्कार, जय हिंद। मैं एक और विषय आज आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिस पे मैंने पुस्तक भी लिखी। जो जैन जी का जो नेपाल के अंदर जो एक आंदोलन हुआ था, उसके ऊपर मैंने पुस्तक भी एक लिखी है। और एक और पुस्तक मैं नेपाल में बहुत पहले लिख चुका हूँ। मैं नेपाल में 4 साल रहा था। उस टेनोर के दौरान ही मोनार्की से डेमोक्रेसी आई थी दोस्तों। तो मेरी पुस्तक है नेपाल राइजिंग, जर्नी फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, बिकॉज मैं इसका असली विटनेस रहा हूँ। तो दोस्तों हम बात करेंगे नेपाल की। पड़ोसी देश है, हमारा बहुत संबंध है। पाकिस्तान के सोल्जर हमारी सेना में है, जो ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, कोई भी युद्ध हो उसमें नेपाली सोल्जर से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो दोस्तों हमारे रिश्ते बहुत क्लोज है। नेपाली कितने लोग हिंदुस्तान के अंदर आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर, सरकारी सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें चिंता तो होनी पड़ोसी देश है। नेपाल में 5 मार्च 2026 को जनरल इलेक्शन है। जो जनरल जैन जी विद्रोह के बाद नया नेपाल बनाने के लिए एक विद्रोह हुआ था। बालन शाह का उदय हुआ उसमें, और भारत नेपाल रिश्तों का भविष्य, नेपाल का भविष्य अब राजमहलों में नहीं बल्कि युवाओं की चेतना और जनमत की शक्ति में लिखा जा रहा है। 5 मार्च को वही होगा। जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो इतिहास दिशा बदलता है, और नेपाल ने बदला है और सत्ता को आईना भी दिखाता है। दोस्तों राजाशाही से लोकतंत्र तक की यात्रा आसान नहीं थी, पर ये नेपाल की जनता के साहस की अमर गाथा है। नमस्कार दोस्तों, नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब जैन जी आंदोलन के बाद देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। इसी बीच 35 वर्षीय बालन शाह काठमांडू के पूर्व मेयर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे नेपाल का राजशाही से लोकतंत्र तक का सफर, भारत की भूमिका, भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं का भविष्य, भारत नेपाल संबंधों की दिशा, चुनाव कितने निष्पक्ष होंगे 5 मार्च को, और आगे क्या हो सकता है भारत और नेपाल के रिलेशंस में। दोस्तों चुनाव 5 मार्च 2026 को है। पृष्ठभूमि और माहौल, नेपाल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव की तारीख 5 मार्च 26 तय है। चुनाव आयोग की कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी है 19 जनवरी से, ताकि चुनाव फेयर फ्री हो सके, जिसका बहुत बड़ा खतरा है आज के दिन। लेकिन चुनौती बड़ी है। जैन जी आंदोलन के दौरान हिंसा, जेल तोड़कर कैदी निकलने, हथियारों के लीक होने और व्यवस्था पर हमलों की बातें सामने आई सबके सामने। इसलिए सरकार ने इंटीग्रेटेड इलेक्शन सिक्योरिटी प्लान तैयार किया और बड़े स्तर पर सुरक्षा तैनाती की तैयारी की जा रही है दोस्तों। ऐसा पढ़ने को मिला है हमें। बालन शाह कौन है और क्यों चर्चा में दोस्तों? बालेंद्र शाह, जिसे बालन शाह आमतौर पर जानते हैं लोग, 35 वर्षीय रैपर टर्न्ड लीडर है ये, और काठमांडू के मेयर भी रहे हैं ये। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे जनवरी 2026 में चुनाव लड़ने के लिए मेयर पद से हटे और अब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में फ्रंट रनर माने जा रहे हैं वो। उनकी सबसे बड़ी ताकत युवाओं से सीधा संवाद और सोशल मीडिया प्रभाव। कई रिपोर्ट्स में उनके 3.5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स का जिक्र मिलता है दोस्तों, जिससे वे जैन जी तक तेजी से पहुंच बनाते हैं। हालांकि आलोचना भी है। उनकी प्रशासनिक शैली, शक्ति और वन मैन अप्रोच को लेकर सवाल उठते हैं। इसलिए अगर वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मजबूत टीम और संस्थागत कामकाज की जरूरत होगी। नेपाल राजशाही से लोकतंत्र तक एक तेज लेकिन कठिन बदलाव था दोस्तों ये। नेपाल लंबे समय तक शाह वंश की राजशाही के तहत रहा। फिर जन आंदोलनों और राजनीतिक समझौतों के बाद 2008 में राजशाही समाप्त हुई और नेपाल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। यह बदलाव ऐतिहासिक था, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी आई। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, युवा बेरोजगारी और संस्थाओं पर भरोसे का संकट भी वहां पे रहा, जिसकी पृष्ठभूमि में हाल के वर्षों में राजशाही समर्थक आवाजें भी फिर दिखने लगी। लोगों ने डिमांड की दोबारा राजशाही आनी चाहिए। दोस्तों 35 वर्षों के ग्राउंड में मैंने पिछले 35 वर्षों से नेपाल के घटनाक्रम में देख रहा हूँ। 89 में मैं काठमांडू मिलिट्री अटैची ऑफिस में पोस्टिंग गया था। कार्यकाल के दौरान राजशाही से लोकतंत्र की स्कर्मण यात्रा को मैंने करीब से देखा। मुझे श्री KP भट्टाराय, श्री GP कोइराला और गणेश मान सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने का और कोऑर्डिनेशन का अवसर भी मिला। इसी अनुभव के आधार पर आज का विश्लेषण आपके सामने में रख रहा हूँ। ये हिस्सा आपके व्यक्तिगत अनुभव पुस्तक के संदर्भ में ऑथर वॉइस के तौर पर रखे हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है। दोस्तों भारत नेपाल संबंध, मूल, वर्तमान और भविष्य, तीनों पर हम बात करेंगे। भारत नेपाल रिश्तों की आधारशिला में लोगों का रिश्ता, खुली सीमा, सांस्कृतिक निकटता और 1950 की शांति और मैत्री संधि जैसी व्यवस्थाएं रही है, उस पर टिके हुए हमारे संबंध। वर्तमान में रिश्ते
कैसे हैं अभी डेवलपमेंट प्लस एनर्जी कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। उदाहरण के तौर पर नेपाल ने भारत के ग्रिड के जरिए बांग्लादेश को बिजली निर्यात शुरू किया, जिसमें भारत क्षेत्रीय ऊर्जा हब की भूमिका में दिखता है। दोस्तों भविष्य की दिशा क्या होगी आने वाले टाइम में, देखो ऊर्जा, हाइड्रो ट्रांसमिशन नेटवर्क में दीर्घकालिक साझेदारी ये हो सकती है, सीमावर्ती व्यापार, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहयोग, संतुलित विदेश नीति, नेपाल का भारत चीन दोनों के साथ संतुलन। दोस्तों नेपाली गोरखा सैनिक और भारतीय सेना, इस पे भी हम बात करेंगे, अतीत, वर्तमान और भविष्य। भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं का इतिहास बहुत पुराना है और गोरखाली है 1947 के ट्राइपाइट्रेट एग्रीमेंट के तहत गोरखा रेजिमेंट का बंटवारा हुआ दोस्तों। और भारतीय सेना में आज भी 7 गोरखा रेजिमेंटों में 39 बटालियन सेवा दे रही है। लेकिन हाल के वर्षों में भर्ती नीति, सेवा शर्तों को लेकर बहसें भी सामने आई है, जिससे नेपाल में रिक्रूटमेंट को लेकर चिंताएं बढ़ी। कई रिपोर्ट से 2022 के बाद ठहराव और उसके सामाजिक आर्थिक असर की बात भी की है दोस्तों। फ्यूचर सॉल्यूशंस क्या है अभी इसके लिए, नेपाल के साथ औपचारिक परामर्श और स्पष्ट रोड मैप तैयार करें हम। गोरखा सैनिकों के लिए दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा, वेटरन लाभों पर पारदर्शी व्यवस्था भी हम लेकर के आए। नेपाल में कौशल रोजगार सहयोग, ताकि सेना भर्ती पर ही निर्भरता न रहे। क्या नेपाल में निष्पक्ष चुनाव संभव है, अब ये सवाल उठता है दोस्तों। निष्पक्ष चुनाव की भावना मौजूद है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान बन चुका है, पुलिस, आर्मर्ड और आर्मी के सामने और बड़े स्तर पर सुरक्षा तैनाती की योजनाएं भी बन रही है वहाँ पे। लेकिन जोखिम भी है क्योंकि जेन जी आंदोलन के बाद सुरक्षा स्थिति संवेदनशील है नेपाल के अंदर दोस्तों। हथियार, जेल एस्केप और हिंसा की आशंकाएं बताई गई है। सोशल मीडिया, साइबर थ्रेट और ध्रुवीकरण जैसी समस्या भी वहाँ पे है, इसलिए मॉनिटरिंग की बात भी रिपोर्ट में आती रहती है। अब इस पे क्या हो सकता है, हमारा निष्कर्ष क्या है इसमें, देखो अभी चुनाव फेयर हो सकते हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर फ्री चुनाव के लिए राज्य की क्षमता और राजनीतिक दलों का संयम निर्णायक होगा। 5 मार्च के बाद संभावित परिदृश्य और भारत के लिए संकेत दोस्तों। अगर बालन शाह नई पीढ़ी की राजनीति मजबूत हुई तो नेपाल में भ्रष्टाचार विरोध और संस्थागत सुधार का नैरेटिव तेजी से बढ़ेगा। विदेश नीति में संतुलन की भाषा जोर पकड़ेगी, भारत के साथ रिश्ते अवसर बन सकते हैं, सम्मान आधारित संवाद हो। और अगर पुरानी राजनीति वापसी करती है तो अस्थिरता, सौदेबाजी की राजनीति फिर हावी हो सकती है नेपाल के अंदर, जिससे विकास एजेंडा धीमा पड़ सकता है, जैसे पहले भी धीमा ही था दोस्तों। नेपाल आज निर्णायक मोड़ पर है। राजशाही के बाद का लोकतंत्र अब जनादेश बना व्यवस्था की अग्नि परीक्षा दे रहा है। आपका क्या मानना है, क्या जैन जी का दबाव नेपाल को स्थिर और पारदर्शी शासन की ओर ले जाएगा? दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेपाल। सच्चा परिवर्तन दोस्तों आग और हिंसा से नहीं बल्कि विचार, संगठन और मतपेटी से आता है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत से सीखने की जरूरत है उन्होंने। जो राष्ट्र अपने अतीत को समझकर भविष्य गढ़ता है दोस्तों, वही स्थायी और सम्मानजनक प्रगति करता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और ऐसे वीडियोज में लेके आता रहूँगा आपके सामने। मैं निवेदन करता हूँ आखिरी में कि आप सोल्जर वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें दोस्तों। इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद।